मॉर्निंग। चलिए जी, कुछ बेसिक बातें हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कौन बताएंगे? व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हम? क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट में? पैसे। अरे देखो, पैसे के लिए दुनिया पागल है और इस सब्जेक्ट में यही सीखना है बस हमें। पैसे से पैसा कैसे कमाएं, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन, पैसे का मैनेजमेंट करना है बस। इसी सब्जेक्ट का छोटा सा टॉपिक है कैश मैनेजमेंट। कैश का कैसे मैनेजमेंट करें। शोले मूवी देखी आपने? सुना है गब्बर सिंह के बारे में, है ना? मूवी आधी देखी है आपने, उसके आगे की मूवी आज बनेगी। ये गब्बर सिंह का अड्डा है, ये पेड़ वेड़ से। अब हुआ क्या, मूवी के बाद की स्टोरी है। गब्बर सिंह अब एज हो गई उसकी, अब कहाँ बच्चे डरते हैं उससे। पहले तो 12-12 कोस दूर के लोग डरते थे उससे, सरकार ने उसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था। अब वो बूढ़ा हो गया है। उसके गैंग में कौन कौन लोग थे? कालिया, रंगा, बिल्ला, ऐसी थे ना। सांभा था, सांभर नहीं, सांभा। पिछले बैच में एक बच्चा कह रहा हाँ सर एक और था। मैंने कहा कौन कौन था? कह रहे सर सांभर था, कालिया था। मैंने सांभर नहीं था, वो सांभा था। तो ये सब गैंग के लोग थे। अब क्या हुआ, वो बीमार हो गया गब्बर सिंह। कोरोना नहीं, कुछ और बीमारी हुई उसको। अब वैद्य जी को बुलाया। अब डॉक्टर तो जाते नहीं थे, और डॉक्टर ने कहा मर रहे, अच्छी बात है मरे, तो किसी वैद्य को पकड़ लाया कि भाई देखो क्या हुआ है। तो वैद्य जी ने कहा भाई इसको तो बहुत सीरियस बीमारी है, और अगर इसकी बीमारी का इलाज नहीं करा गया तो निकल लेंगे। एक काम करो, पास के गांव में एक बसंती बाई रहती हैं। बसंती वही वाली हैं, बसंती बाई। अब उन्होंने वहाँ एक बिजनेस शुरू कर दिया है, हलवाई की दुकान का। बसंती बाई ने कह रहे काम करो, मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई लेकर बसंती बाई के पास चले जाना, और वो एक बेसन के लड्डू बनाती हैं। उस बेसन के लड्डू में दवाई मिक्स करना, और लड्डू खाने आपको सुबह शाम। खुद भी खाओ, पूरे गैंग को भी खिलाओ, ये सब मरने वाले हैं वरना, ध्यान रखना। अब कालिया से कहा उसने कि भी जाओ बसंती को पकड़ के लाओ, हम थोड़ी जाएंगे वहाँ पर, हम तो सरदार हैं, कि बसंती को यहाँ लेकर आओ। सांबा, कालिया सब गए वहाँ पर बसंती के पास कि बहन जी चलिए आप हमारे साथ, सरदार ने बुलाया। अच्छा, बसंती का एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब था पहले। मूवी में आपने देखा होगा, उसको कांच पर नचाया था उसने, सरदार ने। और फिर धर्मेंद्र ने कहा था कुत्तों के आगे मत नाचना। तो बसंती ने कहा वो तो कुत्ता है, उसके आगे तो मैं नाची नहीं, तो उसको खिलाऊंगी कैसे? बसंती ने मना कर दिया, कह रहा हम तो नहीं जाएंगे। अब सरदार तो सरदार ने कहा तौहीन है हमारे आदेश की नाफरमानी हो गई है। तो अरे काम करो, नहीं अब उनकी एज हो गई 80 साल, उठा के क्या करेगा वो? अब वो उस मूवी की तरह नहीं है, वो उनकी एज हो गई है। गब्बर भी 80 साल का, वो भी 70-80 साल की हो गई। हाँ, उसने कहा एक काम करो, उसके लौंडे को उठा लाओ। अब माँ की ममता है, बच्चा आएगा तो माँ भी आ जाएगी साथ से। उन्होंने कहा जाओ उसके बेटे को उठा लो, बॉबी को। दो है ना उसके, बॉबी और सनी। सनी से तो डरते हैं, तो पाकिस्तान ही लाया था। कह रहा भैया इससे तो मत पकड़ो, बॉबी को उठा लाओ। अब वो निकम्मे इतने होते हैं, देखो स्टाफ तो स्टाफ होता है, स्टाफ को कोई काम ढंग से करने की आदत नहीं होती। वो बॉबी डार्लिंग को उठा लाए। बॉबी डार्लिंग सुना है आपने? ऐसी है बस एक 2 in 1। वो उसको उठा लाए और उससे पूछा भी तेरी माँ का नाम क्या है? बसंती बाई। कह रहा नहीं। तो उससे पूछा भी कौन उठा लाए? कह रहे तो गलत ले आए। फिर खैर वो ओरिजिनल बॉबी देओल को पकड़ के लाए। अब माँ की ममता क्या करे, बॉबी देओल जंजीर से बंधा पड़ा है। उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर करी बसंती को कि देखो भाई तुम्हारा लौंडा तो हमारे कब्जे में, एक काम करो फटाफट आ जाओ वरना लौंडा गया हाथ से। अब बसंती बाई क्या करती बेचारी, कांच पर नाची, कुत्ता है कुछ भी है, बहरहाल आना तो पड़ा ना। अब दिक्कत की बात यह है, अब ध्यान से समझिए स्टोरी में ट्विस्ट क्या है। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि जो बेसन के लड्डू बनने हैं, इसके लिए बेसन खरीदना पड़ेगा ना। और बेसन खरीदेंगे, घी खरीदेंगे, और भी चीज़ें डलेंगे उसके अंदर, ये सब पैसे भी आएंगे।
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे एक बीमारी होती है टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी की खासियत क्या है, इसका 6 महीने का कोर्स होता है। सुबह, यस सर सब पता है इसे, सुबह शाम दोनों टाइम दवाई खानी होती है। और मजेदार बात, 5 महीने दवाई खा लिया आपने, 5वें महीने के बाद अगले दिन आप एक दिन भूल गए, फिर 6 महीने का कोर्स चलेगा। ये उसकी खासियत है, एक भी खुराक अगर भूल गए आप, पूरा 6 महीने का कोर्स है, वो बीमारी फिर आ जाती है वापस। कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक बीमारी है टीबी, लेकिन उसकी मेडिसिन है बस, इसलिए वो क्यूरेबल है, वरना कोरोना तो उसके आगे छोटा बच्चा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसी तरह की कुछ बीमारी, सरदार ने कहा देखो भाई ये जो बेसन के लड्डू हैं ये रोज़ मिलने चाहिए हमें, 6 महीने का कोर्स है, नहीं खाएंगे तो हम टहल लेंगे ऊपर, तो क्या विश्वास करें। अब बसंती बाई के सामने देखिए समस्या क्या है, बिजनेस में रोज नई समस्या आएंगी, हर चैप्टर आपको सिखाएगा, कॉस्टिंग में भी सिखाएगा, कॉस्टिंग में गुड्स बनाए कैसे ये बताएगा, एफएम में उस गुड्स से रिलेटेड पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें ये हमें सीखना है। जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है, पहला तरीका, इस बेसन के लड्डू को खरीदने के लिए, अब इतना बड़ा गैंग है उसका, 10 लाख रुपए महीने का बेसन खरीदना है, यानी साल भर में कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे तो हुआ। देखिए बिजनेसमैन के सामने भी यही समस्या है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं, जैसे बसंती बाई लड्डू बना रही है, उसके लिए क्या चाहिए, उसे बेसन चाहिए, रॉ मटेरियल। हर फैक्ट्री वाले के सामने एक बड़ी समस्या है, वो देखेगा साल भर में मुझे कितने पैसे की जरूरत है गुड्स बनाने के लिए, कितने पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ 20 लाख। पहला तरीका, बिजनेस के पहले दिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए लाकर दुकान में रख दें, इससे एक फायदा होगा। किसी भी दिन कारीगर क्या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से खाली बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। देखिए कितनी बार ऐसा होता है आपके पास पैसे नहीं है, माल ही नहीं खरीद पा रहे आप, तो उसका एक तरीका क्या है, साल भर में कितने पैसे खर्च करने हैं आपको, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए फर्स्ट डे। अब हर महीने 10 लाख रुपए निकालते रहो, पेमेंट करते रहो, आपके पास एक फायदा होगा, किसी भी दिन क्या प्रोडक्शन रुका मेरा, नहीं रुकेगा, किसी दिन क्या लेबर खाली बैठी, नहीं बैठी। एक फायदा है, प्रोडक्शन नॉन स्टॉप होता रहेगा। देखिए प्रोडक्शन कम होगा, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़कर आए, प्रोडक्शन कम तो सेल कम, सेल कम तो प्रॉफिट कम, ये तो बड़ा नुकसान। सेल कम प्रॉफिट कम, उससे भी बड़ा नुकसान, वेजेस तो पूरी देनी पड़ी आपको, क्योंकि कारीगर तो ये कह रहा भाई साहब हम तो रेडी टू सर्विस हैं, आप हमसे काम कराइए मत कराइए, हम तो आ गए ना फैक्ट्री में, अभी आपकी इच्छा आपने काम नहीं कराया तो इसका मतलब थोड़ी हम पैसे नहीं लेंगे। आपके घर पर व्हाइट वॉश चल रही है, किसी वजह से उस दिन आप काम नहीं करा पाए, अब थोड़ी कारीगर से कहेंगे भाई आज तो तूने कुछ नहीं करा, पैसे नहीं देंगे, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, ये तो आपकी गलती, आपकी नालायकी है कि आपने उससे काम नहीं लिया। पहला तरीका, बिजनेस में फर्स्ट डे 1 करोड़ 20 लाख रुपए रख दें, घंटा घर पर आपकी शॉप है। एक फायदा है, आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। नुकसान बताइए क्या है, घंटा घर पर शॉप है आपकी, ध्यान रखें। अरे चोरी होने का डर है, सब स्टाफ को पता है बात कि दुकान में 1 करोड़ 20 लाख रुपए रखे हैं, घंटा घर के पास ही जली कोठी है, समझ रहे हैं आप, 1 करोड़ 20 लाख रुपए दुकान में रखे हैं, एक दिन दुकान बंद रहती है, छुट्टी तो होती होगी ना किसी दिन की, चोरी होने का डर है। दूसरा डर, आग लग सकती है, अरे आग ही लग गई चलो चोरी नहीं हुई, कोई रॉकेट छोड़ा किसी ने, अब कागज कुछ ऐसा काम है आपका, आग लग सकती है। और सर बैंक में होते तो इंटरेस्ट मिलता है, ये बात सही कह रहे हैं, ये तो हमें सीखना है। सबसे बड़ी बात लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए पैसे की खासियत है, पैसे को तिजोरी में रखेंगे और 10 साल बाद में निकालें, वो घट तो सकता है, बढ़ेगा नहीं। घट कैसे सकता है, दीमक लग गई, चोरी हो गई, आग लग गई, बढ़ेगा नहीं है कोई पैसा। हाँ इस पैसे को अगर हम बैंक में रखता तो पक्की बात है बढ़कर ही मिलता। करंट अकाउंट पर 0 इंटरेस्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब ओवरड्राफ्ट लेना होता है। सेविंग अकाउंट पर 3.5% इंटरेस्ट है साल में, एफडी कराएंगे तो 5.5% के आसपास इंटरेस्ट है, बढ़कर मिलेगा आपको।
तो सारा पैसा एक साथ रखें, इस बात के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। दूसरा तरीका, सारा पैसा बैंक में रखो, सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखो, गोल्ड खरीदो, सिल्वर खरीदो, प्रॉपर्टी में रखो, और जब जब पैसे की जरूरत है तब तब वहां से निकाल लो। क्या फायदा क्या नुकसान है जरा बताओ। फायदा तो यह है ना चोरी का डर, ना आग लगने का डर, ना इंटरेस्ट का लॉस। नुकसान क्या है? अरे प्रॉपर्टी एकदम थोड़ी बिक जाती है। अब गोल्ड आज बेचने जा रहे हैं, आज रेट ही कम है, नहीं बेचने का मैंने, समझ रहे हैं? बैंक ही बंद है 5 दिन तक। अब मुझे तो माल खरीदना है, पैसा ही नहीं है मेरे पास, क्या करूं मैं? तो पैसे ज्यादा रखें दुकान पर, यह समस्या की बात है। पैसे कम रखें दुकान पर, यह समस्या की बात है। कम रखेंगे इसके कुछ फायदे नुकसान है, ज्यादा रखेंगे इस बात के कुछ फायदे नुकसान है। फिर कितना कैश रखें हम अपने पास, तिजोरी में, गल्ले में, जो दुकान है उसमें हर वक्त कितना कैश रखें, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। वो कैश ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम कैश। क्या नाम बोलेंगे? ऑप्टिमम कैश। इस पूरे चैप्टर की थीम यही है। इस पूरे चैप्टर में क्या समझना है? हमें समझना है कि हम अपनी शॉप पर कितना कैश रख देंगे। लोगों को यही नहीं पता। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे दुकान में चोरी होगी रात को, 10 लाख रुपए रखे थे गले। अरे क्यों रखे हैं भाई तूने 10 लाख? लोगों को ये ही कॉमन सेंस नहीं है कि पैसा शॉप पर कितना रखें। ये तो आइडिया होना चाहिए ना आपको। वो ना तो बहुत ज्यादा हो 10 लाख, इतना भी ना हो कि पेमेंट करनी है। देखिए बिजनेस जबान से चलता है। जबान मतलब किसी क्रेडिटर्स को कह दिया आपने कि भाई साहब 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो 2 महीने बाद हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बेचारा बार बार पेमेंट के लिए आ रहा है, आप कह रहे कल दूंगा परसों दूंगा, है नहीं, बाद में देखते हैं। वो कल को आपको उधार माल ही नहीं बेचेगा। यानी जो गुड्स आपको 2 महीने उधार पर मिल रहे थे वो आपको हर बार कैश खरीदने पड़ेंगे। आपकी गुडविल खराब है मार्केट में। तो कैश होना तो चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा रखें, लिमिट से ज्यादा है, वो भी गलत है। कम रखें, वो भी समस्या की बात है। कितना कैश रखें? ऑप्टिमम कैश। लिखिए कॉन्सेप्ट 1, चैप्टर का नाम डाल लीजिए कैश मैनेजमेंट। चैप्टर है हमारे पास कैश मैनेजमेंट। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बिजनेस करना और सबसे आसान काम है जॉब करना। सैटरडे संडे ऑफ, शाम को आ गए घर पर, दैट्स ऑल। बिजनेसमैन की देखिए ना बेचारे का सैटरडे ऑफ है ना संडे ऑफ है, घर पर आ गया, ज्वेलरी की दुकान है आपकी। सोचिए आपको नींद आएगी यार ढंग से? करोड़ों रुपए की ज्वेलरी दुकान पर रखी हुई है। अब ये सोचते हैं यार सुबह तक पता नहीं क्या होगा, चोरी तो ना हो जाए। दिक्कत की बात है। जिसके पास जॉब है वो तो आकर आराम से सो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ किसकी है? बिजनेस। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। तो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो लिखिए जी कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 नाम है इसका थीम ऑफ द चैप्टर। हम ऐसे ही करेंगे हर चैप्टर में जो जो बातें इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखवाता रहूँगा, सो दैट जब रिवीजन करेंगे आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैप्टर के ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने। हर चैप्टर में 5, 6, 10 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे। थीम ऑफ द चैप्टर, कॉन्सेप्ट 1 का नाम लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट 1 थीम ऑफ द चैप्टर। इन दिस चैप्टर, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इन दिस चैप्टर we have to find out, in this chapter we have to find out, in this chapter we have to find out that amount of cash, we have to find out that amount of cash which is, तो find out that amount of cash, in this chapter we have to find out that amount of cash which is not so high, not so low. ना तो ज्यादा हो ना कम हो, that is we have to find out optimum amount of cash. We have to find out optimum amount of cash.
ठीक है जी, हमें इस चैप्टर में ऑप्टिमम कैश पता करना है। कॉन्सेप्ट 2 लिखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैश। कॉन्सेप्ट 2 का नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ज्यादा कैश रखें तो क्या है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए एडवांटेजेस, एक ही है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, एडवांटेज क्या है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैश प्रोडक्शन will run smoothly. Due to availability of cash, production will run smoothly. प्रोडक्शन आराम से चलता रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा वर्कर के साहब आज तो ये खत्म हो गया, है ही नहीं, आप कह रहे हो भाई पैसा तो है नहीं, 3 दिन बाद देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, आज ये सामान खत्म हो गया, तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन का रेट घट जाता है। प्रोडक्शन कम, सेल कम तो प्रॉफिट कम। तो ये एक अच्छी बात है, पैसा पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी मटेरियल खर्च होगा हम तुरंत खरीद कर ले आएंगे, कारीगर खाली नहीं बैठा मेरा। डिसएडवांटेजेस लिखे ऐसी हेडिंग बनाकर, डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस साफ साफ बनाने हैं नोट से। क्यों? क्योंकि रिवीजन में अच्छी हैंडराइटिंग के नोट्स पढ़ने का मन करता है, खराब हैंडराइटिंग लिखेंगे तो खुद ही मन नहीं करेगा आपका पढ़ने का। रिवीजन के इस वक्त आपको जो बातें लिखनी है, कोशिश करें 2 कलर के पेन रखें, हेडिंग किसी और कलर से, थोड़ा रंग बिरंगा अच्छा लगता है मन को, और बाद में टेक्स्ट लिखें किसी और कलर के पेन से, अच्छा लगेगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना तो जो चीज़ें फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। लिखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज में लिखिए ABC, रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी का रिस्क ऑफ थेफ्ट। और बताइए, रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, और बताइए लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यही तो मैनेजमेंट सीखना है हमें, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं, देखिए रिलायंस जैसी कंपनी आप सोचिए कितनी सेल होती होगी इनकी, कितना कलेक्शन होता हो, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है डेली बेसिस पर। ऐसी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी डेली बेसिस पर बहुत सेल होती है। सैटरडे संडे ऑफ है, आजकल ऐसी ट्रेंड चल रहा है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आप देखिए मंडे टू फ्राइडे है वर्किंग, सैटरडे संडे ऑफ है। तो होशियार लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को सारा कैश बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और मंडे को निकाल लेते हैं। क्या फायदा हुआ इससे? बैंक देखिए हम तो बंद है ही, बैंक भी चलो मैं कह रहा हूँ बंद है, सैटरडे संडे बैंक की भी छुट्टी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2 दिन का, समझ रहे हैं आप? वो पैसा मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमम ही सही, कुछ तो दुकान में रखोगे ना, तो वो पैसा भी फ्राइडे को जमा करा दो बैंक में। और आजकल ऐसे ऐसे बैंकिंग है 8 बजे तक चलते हैं रात को, आप बैंक में जमा करा सकते हैं कैश 8 बजे तक भी। फ्राइडे को जमा कराएंगे तो पूरा सैटरडे का इंटरेस्ट, संडे का इंटरेस्ट हो गया, थेफ्ट से भी बचेंगे, आपको टेंशन ही नहीं। तो ये बिजनेस के मैनेजमेंट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार वाइज एंड अदरवाइज। बिजनेस का नाम है मैनेजमेंट बस, और कुछ नहीं। बिजनेस को करना आपको मैनेज, किस तरीके से कितना बेहतर कर पाते हैं, तभी हम बाकी भीड़ से अलग आगे जा सकते हैं। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी यही फ़र्क है, मुकेश अंबानी को ये मैनेजमेंट आता है, अनिल अंबानी को मैनेजमेंट शायद नहीं आता, इसलिए उसकी सारी कंपनीज बंद हो गई। तो लिख लिया आपने 3 लॉस है, चोरी का डर,
आंख लग सकती है, इंटरेस्ट का लॉस। थर्ड कॉन्सेप्ट लिखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो अमाउंट ऑफ कैश। कॉन्सेप्ट 3, एडवांटेजेस एंड क्या क्या लिख रहे हो बेटा ये तुम, एडवांटेजेस ऑफ, डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है, एंड है वो, ऑफ कैसे हो सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो अमाउंट ऑफ कैश। लो अमाउंट ऑफ कैश, इसमें बिल्कुल ऐसे कीजिए, पहले एडवांटेज लिख लीजिए, जो वहां डिसएडवांटेज थे यहां क्या बन जाएंगे वो एडवांटेज। 3 एडवांटेज होंगे, क्या, नो रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी का कोई डर ही नहीं है, क्या चुराएगा भाई, नो रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, आग लग भी गई तो पैसा तो नहीं जलेगा। थर्ड लिखे, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, पैसा ही दुकान पर नहीं रखेंगे तो किसी ना किसी को तो गोली देंगे ना, क्रेडिटर्स को गोली देंगे, रॉ मटेरियल डिले होगा आपका, जो और चीज़ें चाहिए वो नहीं आ पाएंगी, यानी प्रोडक्शन आपका स्मूथली नहीं चल सकता। क्रेडिट वर्थनेस, लॉस ऑफ गुडविल होती है वहाँ पर। अगर आप पैसा नहीं रखेंगे और आप झूठ बोल रहे हैं बार बार लोगों से, आपका लॉस ऑफ गुडविल है, यानी आपको कल को लोग मार्केट वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, उधार नहीं मिलेगा आपको। तो डिसएडवांटेज लिखिए, फर्स्ट लिखिए लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू मिस कमिटमेंट, है ना, पैसा ही नहीं है तो मिस कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको। लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू मिस कमिटमेंट। प्रोडक्शन, नेक्स्ट लिखिए इसमें डिसएडवांटेज, प्रोडक्शन साइकिल विल डिस्टर्ब ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि आप टाइमली गुड्स खरीदेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, इसकी टोपी उसके सर बनाएंगे। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन साइकिल विल डिस्टर्ब ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बात। तो सीखना क्या है, हमें सीखना है पैसा ज़्यादा रखें उसके अपने नुकसान है, फायदे भी हैं, कम रखें उसके भी अपने फायदे नुकसान है। कोशिश ये करनी है कि लॉस कम से कम हो, बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। देखिए कैश रखना तो पड़ेगा ना दुकान पर। यस सर। आप ये नहीं कह सकते ज़ीरो, आप ये नहीं कह सकते 1 करोड़ 20 लाख, कुछ तो रखोगे ना। कुछ रखेंगे तो चोरी होने का भी डर है, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट है, 10,000 20,000 50,000, इंटरेस्ट का भी लॉस होगा तो, लेकिन वो कम से कम होना चाहिए, लॉस कम हो और बेनिफिट मैक्सिमम। ये तो हमें सीखना है। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें, कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। कॉस्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है शायद, है ना, कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। मुझे बताइए कैश से रिलेटेड क्या क्या खर्चे आते हैं हमारे, कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। अच्छा बताइए, सेविंग अकाउंट में 3.5% इंटरेस्ट है, एफडी में 5.5% इंटरेस्ट है, क्या कराएंगे आप, एफडी कराएंगे। दूसरी बात सुनिए, एफडी में पैसा ऐसा नहीं कि आज कराएं एफडी 2 दिन बाद पैसा आ जाएगा। सेविंग में फ़ायदा क्या है, आज कराएंगे 2 दिन बाद जरूरत है निकाल सकते हैं आप। अब बिजनेसमैन है, जनरली इसलिए बिजनेसमैन को तो रोज़ पैसे की जरूरत है। 1 करोड़ 20 लाख साल भर में, यानी हर महीने 10 लाख, यानी रोज़ लगभग 30-32 हज़ार रुपये चाहिए उसे। तो एफडी कराएं क्या, थोड़ा सा दिक्कत की बात है, बैंक वाले देंगे नहीं, पेनल्टी लगा देंगे। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम है, क्या करें, क्या करते होंगे होशियार लोग,
दोनों से करा सकते हैं। एक और होता है, एक होता है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसा समझिए आप। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो, है ना, लेकिन बस एक दिक्कत है, वो ब्रोकर के थ्रू खरीदने पड़ते हैं आपको। उन पर इंटरेस्ट एफडी जितना ही होता है, और वो स्पेशली बिजनेसमैन के लिए ही डिज़ाइन करे गए, लोगों को पता ही नहीं। एक दिक्कत है बस, एफडी बैंक में जब कराने जाएंगे तो कुछ खर्च नहीं होता आपका। कोई ब्रोकर होता है क्या? नहीं होता। सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने जाएंगे, कोई ब्रोकर होता है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड जब आप खरीदेंगे तो आपको कुछ ब्रोकरेज देनी पड़ती है, नॉमिनल सी होती है वो, बहुत नॉमिनल सी होती है। कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज टैक्स होते हैं, जैसे ब्रोकरेज देंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, कुछ स्टैंप ड्यूटी जाती है, बहुत नॉमिनल से होते हैं, मतलब 10-20 रुपये होते हैं, बहुत नॉमिनल से होते हैं। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में आप भी आज के बाद कभी भी कैश एक्सेस रखा हो, हमेशा मानकर चलेंगे कि आपने उस पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। घर पे नहीं रखेंगे पैसा, समझ रहे आप? करंट अकाउंट में भी नहीं रखेंगे, सेविंग अकाउंट में भी नहीं रखेंगे, एफडी भी नहीं कराएंगे। कहाँ है? यानी हमें हर बार कुछ पैसे की ब्रोकरेज देनी होगी, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या नाम है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी जब भी आप पैसे का लेन देन करेंगे तो हर बार कुछ फिक्स ब्रोकरेज खर्च होगी। वो क्वेश्चन बता देगा आपको कि भैया ऐसे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतने रुपए की है। जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। A firm maintains a separate account for cash disbursement. मिला? टोटल डिसबर्समेंट इज ₹1,05,000 पर मंथ, या फिर साल भर में कितने रुपए की जरूरत है हमें? 12,60,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग कैश टू डिसबर्समेंट अकाउंट इज, देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कैश को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हर बार हमारे कितने रुपए खर्च होते हैं? 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन या पर ट्रांसफर। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो लिखिए जरा कॉन्सेप्ट का नाम, कॉस्ट रिलेटेड टू कैश। फर्स्ट वन लिखे, फर्स्ट वन लिखे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट which are related to cash. There are 2 types of cost related to cash. ऐसे लिखिए, फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकंड लिखिए। अच्छा, एक तो ये हो गया खर्चा। आपको पैसा जब भी लेन देन करेंगे तो मानकर चलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। और क्या खर्चा आता है? अब पैसा निकाल कर दुकान पर रख लिया ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना उस पर। पहले 1 करोड़ 20 लाख पर था, 10 लाख महीना, रोज के 35,000, कुछ तो इंटरेस्ट का लॉस कर दिया ना आपने जो पैसा निकाल के लिया है। अगर आप निकालते ही नहीं पैसा, ये कुछ वही है इम्प्लिसिट कॉस्ट। पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में कि आप बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा सेविंग अकाउंट से निकाल के लाना पड़ेगा। अगर वो पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता तो कुछ तो इंटरेस्ट कमाते। आगे बढ़िए इसी क्वेश्चन में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड इज, देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा दिए, वही गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो कितना पैसा मिल जाता है वहां से? 8%। नेक्स्ट लिखिए, कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा। पैसा रखूंगा मैं दुकान पर तो कुछ खर्चा और आएगा, कैरिंग कॉस्ट। फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकेंड वन इज कैरिंग कॉस्ट। ये सब फर्स्ट पॉइंट मिला। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसी कॉन्सेप्ट में ही सेकेंड पॉइंट। इन दिस चैप्टर we assume that we invest our excess cash
invest our excess cash. We invest our excess cash in government securities. And in each time we have to pay some brokerage cost, some brokerage and tax cost. ऐसे लिख लीजिए, we have to pay some brokerage and tax cost, some brokerage and tax cost. थर्ड पॉइंट, हेडिंग बनाकर लिखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हेडिंग बनाकर लिखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें रोमन नंबर 1 डाली, फर्स्ट पॉइंट लिखिए जी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, टोटल कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 12 लाख, टोटल कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख। कोई फार्मूला नहीं, आप खुद बना देंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बना देंगे फार्मूला। कहने के लिए फार्मूला है, बिल्कुल लॉजिकल है। सेकेंड लाइन में लिखिए इसमें, कैश रिक्वायरमेंट इन ईच टाइम इज रुपीज 1 लाख, कैश रिक्वायरमेंट इन ईच टाइम इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट लाइन लिखिए, ब्रोकरेज कॉस्ट इन ईच टाइम इज इक्वल टू, ब्रोकरेज कॉस्ट इन ईच टाइम इज इक्वल टू रुपीज 500। नेक्स्ट लाइन लिखिए, कैलकुलेट, मुझे आप दो चीजें बता दीजिए बस, कैलकुलेट ए पॉइंट लिखे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ ईयर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ ईयर, और बी पॉइंट बता दीजिए टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन अ ईयर, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन अ ईयर, एक साल में टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है। दो चीजें बतानी, कोई फार्मूला आपको नहीं पता, पहली बार आप सीख रहे हैं, मुझे बताइए साल भर में 12 लाख रुपए चाहिए, 1-1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है मुझे, तो मैं कितनी बार ब्रोकर के पास जाऊंगा? 12 बार जाऊंगा भाई, 1 लाख एक बार और 12 लाख चाहिए, तो मेरे और ब्रोकर के बीच कितनी बार ट्रांजैक्शन होगी? और एक बार में कितने पैसे खर्च होते हैं? तो ब्रोकर को मुझे कितने रुपए की दक्षिणा देनी है? 6000 रुपए की देनी। यही क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। सॉल्यूशन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ए पॉइंट, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे क्या है, तो फॉर्मूला बनाए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ ईयर इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखिए, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑप्टिमम कैश, ऑप्टिमम यानी वही तो सीख रहे हैं कितना कैश रखें, ऑप्टिमम कैश, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसे ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। 12 लाख रुपए की साल भर में जरूरत है, एक बार में 1 लाख की, ये 12 रुपीज नहीं है, 12 टाइम्स, हाँ जी 12 टाइम्स, क्योंकि पूछा ना कितनी बार, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर रुपीज नहीं है ना, परसेंटेज है, दिस इज 12 टाइम्स, 12 बार। बहुत सिंपल है। अच्छी खबर आपके लिए, एक तीर से दो शिकार है, बिल्कुल सेम चैप्टर
कॉस्टिंग में भी है। वहाँ पैसे का मैनेजमेंट नहीं देखना, वहाँ ये देखना कितना मटेरियल मंगाएं रखें, बिल्कुल सेम फार्मूला वहाँ भी चलेगा। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट से 2 चैप्टर कवर, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब कि उसका मेन पार्ट यही है। वहाँ भी कुछ कुछ ऐसे फार्मूले आएंगे। 2 चीज़ें पूछी थी मैंने आपसे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरी क्या पूछी है, बी पॉइंट कीजिए, सोल्यूशन का बी पॉइंट कीजिए, हटा दूँ उसको, बी पॉइंट क्या होगा फॉर्मूला, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। अरे 12 बार है, एक बार में 500 खर्चे हैं, तो 12 बार में कितने खर्चे, 6000। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, सिंपल सी बात है। तो सोल्यूशन का बी पार्ट कीजिए, बी पार्ट कीजिए, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन अ ईयर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा था, एनुअल कैश अपॉन ऑप्टिमम कैश इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। लो जी, इसे भी ब्रैकेट में बॉक्स में डाल दीजिए, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। है कोई मामला ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकल बात है। कोई मामला हमने लिख दिया इसको, 12 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए एक बार में थे और 500 रुपये हर बार के हैं, तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 6000 रुपये आएगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाई। आधा चैप्टर तो खत्म भी हो चुका, 2 तो कॉस्ट है। अरे एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन सीख लिया, कैरिंग सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है। पूरा सिलेबस इतना ही आसान है। बढ़े आगे, नोट कर लीजिए इसे आराम से, कर सकते हैं इसे कैलकुलेटर पर। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए एक बार। एक बात तो सीख ली हमने, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, करना नहीं है कैलकुलेटर पर ऐसी। सोनल केमिकल लिमिटेड एस्टिमेट्स इट्स टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹4 लाख नेक्स्ट ईयर। पूरे साल में कितना पैसा चाहिए, 4 लाख। अब इसका मतलब नहीं 4 लाख पहले दिन रख लूँ मैं, ये तो पुराने दुकानदार करते थे ऐसे, जब चोरी चकारी नहीं होती थी, बैंक नहीं होते थे। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ फंड इज 15%। और देख रहे हैं वर्ड अपॉर्चुनिटी लिखा है वहाँ, ये वर्ड सुना है आपने कहीं, कहाँ, इकोनॉमिक्स में, फाउंडेशन में था ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट। पन्ना धाए वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। तू कह रहे हैं अगर इस पैसे को हम बैंक में रख देते तो वहां से भी हम 15% कमा लेते हैं। जो पैसा अगर हम दुकान में रखेंगे नहीं कमा पाएंगे। कंपनी विल हैव टू इनकर ₹300 पर ट्रांजैक्शन। कब? व्हेन इट कन्वर्ट्स इट्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू कैश। ये वही है ब्रोकर को जो ब्रोकरेज देनी है आपको। कैलकुलेट टोटल कैरिंग एंड क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर ऑप्टिमम कैश इज 40। वो कह रहे 40,000 से ज्यादा गले में रखने हैं। 40 रखूंगा, जब खत्म हो जाएंगे फिर बेचूंगा, फिर 40 आएंगे फिर बेचूंगा। तो मुझे बताइए 4 लाख साल भर में, एक बार में 40,000, तो कितनी बार ब्रोकर के पास जाऊंगा? 10 बार। अरे 10वीं बार तो गया। और हर बार कितने रुपए खर्च होते हैं? 300। तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? 300। आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपसे 2 चीज पूछी है, टोटल कैरिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हेडिंग बना के लिखा था ना आपने, कीजिए वही नोट्स पर आइए वापस। जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पॉइंट नंबर क्या था? 3rd था। ऐसी इसी कॉन्सेप्ट में, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, इसी कॉन्सेप्ट में 4th पॉइंट हेडिंग बना के लिखिए, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट।
रोमन नंबर 1 लिखे, फर्स्ट पॉइंट लिखे, इफ वी मेंटेन, फर्स्ट पॉइंट लिखे, इफ वी मेंटेन सम कैश इन अवर बिजनेस, if we maintain some cash in the business, then there is a loss of interest, there is a loss of interest, there is a loss of interest. क्यों भाई लॉस? पैसा रखने की वजह से, ये अपने पास रख लिया ना हमने, there is a loss of interest, and this loss of interest is known as, and this loss of interest is known as, and this loss of interest is known as carrying cost. Carry, रखना, carrying cost is known as carrying cost. फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका भी, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें और समझिए जरा ध्यान से। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं 12 लाख रुपए मुझे एनुअल चाहिए। एनुअल कितने रुपए चाहिए मुझे? 12 लाख। और ऑप्टिमम कैश यानी मैं एक बार में रखता हूं 1 लाख। ठीक है बात? एक चैप्टर पढ़ेंगे आप अकाउंट्स में, इंश्योरेंस क्लेम, यानी अगर दुकान में आग लग जाए तो किस तरीके से हमें क्लेम मिलेगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, क्या लीगल प्रोसीजर होता है, वो सब सीखेंगे आप। मुझे बताइए इस दुकान में, इस बिजनेस में आग लग गई, कितने रुपए का कैश जल जाएगा? सोच कर बताओ, कितने रुपए का कैश जलेगा? 1 लाख का जलेगा तब अगर जिस दिन ब्रोकर से लाकर रखा तभी आग लग गई। होगा क्या प्रैक्टिकली? हर महीने में 1-1 लाख रुपए लाऊंगा, खर्च कर दूंगा, मंथ एंड हो जाएगा, फिर 1 लाख लाऊंगा, 12 बार जाऊंगा ना, और 12 महीने होते हैं, नहीं हर महीने में 1 बार जाऊंगा। ये बात सही कह, 1 लाख का लॉस हो सकता है बशर्ते उसी दिन आग लग जाए। मंथ एंड पर आग लगे तो 0, उस दिन तो पैसा खत्म ही हो चुका। 15 दिन बाद आग लगे तो आधा, एक एवरेज मानते हुए कि रोज कैश बराबर खर्च हो रहा है, एक अजम्पशन लेते हुए। यानी इसका मतलब अगर हम मंथ को ऐसे डिफाइन करें, यहाँ तो 1 लाख है, मिड पे कितना होगा? 50,000, और यहाँ कितना होगा? 0। ऐसे होगा ना? इसका मतलब मिनिमम लॉस कितना है? 0, और मैक्सिमम लॉस कितना है? 1 लाख। ऐसे तो है। मेरे पास बिजनेस में हमेशा कितना कैश होता है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, ऑन एन एवरेज 1 लाख तो पहले दिन होता है, और आखिरी दिन कितना होता है? 0। ऑन एन एवरेज मेरे पास हमेशा कितना कैश होता है? 50। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड। एवरेज तब लगाते हैं जब फैक्ट्स ना हो, ध्यान रखना है बात, बहुत जगह आएगा भी। एवरेज कब यूज करते हैं? जब फैक्ट्स ना हो। अब मैं पूछ रहा हूँ किसी दिन रैंडम, मुझे नहीं पता क्या है, आग लग गई, पता नहीं किस दिन लगी, हमें क्या पता। ऑन एन एवरेज मैं मानकर चल रहा हूँ कि मुझे 50,000 का लॉस होने वाला है। ऐसी तो है? लिखिए जरा, सेकंड पॉइंट चल रहा ना इसमें, लिखिए सेकंड पॉइंट। इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इक्वल टू 10%। इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट लाइन लिखिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज इक्वल टू ₹20 lakh। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹20 lakh। मैंने 20 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, इंटरेस्ट रेट 10% है। नेक्स्ट लाइन लिखिए,
पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 ईयर। मैं 1 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 ईयर। कितने रुपए इन्वेस्ट करे मैंने? 20 लाख। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। 1 साल का पूरा मिलेगा, कम पूरा मिलेगा, 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे आप इंटरेस्ट के अमाउंट बता सकते हैं? लेकिन नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू कितना हुआ? 20 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 2 लाख। ऐसे तो निकालते हैं इंटरेस्ट हम। 20 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 2 लाख। यही फॉर्मूला है, बस ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। 3rd पॉइंट में लिखिए कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला कितना सिंपल है। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम कैश कितना होता है? 1 लाख, ऑप्टिमम बोलते हैं। मिनिमम कितना होता है? 0। हमेशा कितना होता है? एवरेज। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखिए मतलब ऑप्टिमम कैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2। अब 0 को प्लस करें या ना करें फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ऐसे कह सकते हैं ऑप्टिमम कैश डिवाइड बाई 2 इंटू इंटरेस्ट रेट। देखिए एफडी में और इसमें फर्क क्या है? एफडी में तो आज ही पूरा पैसा दे दिया मैंने, अगर कल को कुछ चोरी हो गई, कुछ बात होगी तो अमाउंट पता है ना। कैश पहले दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, चौथे दिन कुछ, आखिरी दिन कुछ, तो इसलिए हम 1 लाख नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? एवरेज, क्योंकि फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। इसलिए एवरेज करने का तरीका क्या होता है? मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम जितने पैसे मैं निकाल कर लाऊंगा डिवाइड बाय 2। तो यानी फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ऑप्टिमम कैश डिवाइड बाय 2 इंटू इंटरेस्ट रेट। लिखिए फॉर्मूला। पूछूं आपसे एक बात, पूछ लो? यस सर। मुझे बताइए, ये जो कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे आप, ये 1 साल की निकालें, 1 दिन की निकालें, या 1 महीने की निकालें? मुझे बताइए ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऊपर जो मामला निकाला था वो 1 साल का था, 1 महीने का था? ये ना ईयर लिखवाया था मैंने ब्रैकेट में, कैसा था वो? साल भर। वो साल भर का था, तो कंपैरिजन के लिए इसे भी कैसे निकालेंगे हम? साल भर का। ध्यान रखें जब भी 2 कैलकुलेशन करें, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो एक चीज़ तो एनुअल है, एक ईयर, एक वीकली है, या मंथली है, या सेमी एनुअली है। नहीं, वो एनुअल है तो ये भी कैसा होगा? एनुअल। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे कर देता चला कि इंटरेस्ट रेट लिखेगा 1% पर मंथ। अब हमें पर मंथ लेना है या एनुअल लेना है? तो ध्यान रखना है बात। ये लिखिए नोट, नोट लिखेंगे, बस यही चला के कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। नोट हियर इंटरेस्ट रेट शुड बी टेकन ऑन एनुअल बेसिस। हियर इंटरेस्ट रेट शुड बी टेकन ऑन एनुअल बेसिस। Here interest rate should be taken on annual basis। ठीक है जी, बड़े आगे। क्वेश्चन 2 अब करते हैं, कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, है बेटा, एनुअल बेसिस पर। हाँ देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि साल भर में मुझे कैश को कन्वर्ट करने में कितना खर्चा आया और रखने की वजह से कितना खर्चा है। कुछ ऑप्शंस आएंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे हम कि कैसे हम इसे बिजनेस में अपने तरीके से यूज़ करें। आज तो हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, फिर देखेंगे बिजनेस में अप्लाई कैसे करें। भाई सीख तो लिया, आप सीखने का फायदा क्या हुआ? अप्लाई कैसे करें वो भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा रहा हूँ। एक पार्ट तो आपने कर ही लिया, कीजिए। फर्स्ट पॉइंट था टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हैबिट डेवलप करें, हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन करें पहले फॉर्मूला लिखना है। देखिए इस स्टेज में और फाउंडेशन में फ़र्क है। फाउंडेशन स्टेज में 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक्स का और क्यूए का। प्रेजेंटेशन है ही नहीं कुछ, लेकिन सीए में इंटरमीडिएट में खास तौर से आपको प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है।
जब हमारे पास कॉपी आती है, हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे आज ही निकले हों एम्पेनलमेंट का फॉर्म कि आप कॉपी चेक करना चाहते हैं सी इंस्टीट्यूट की, फॉर्म भरते हैं कॉपी। अब सोचिए जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ और पहला क्वेश्चन नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल शानदार, बढ़िया प्रेजेंटेशन, हेडिंग वेडिंग सब डाल रखी है। अब मैं स्टूडेंट का नाम तो नहीं जानता, कहाँ का स्टूडेंट है ये, उनके एक सीक्रेट कोड होते हैं हर आंसर शीट पर। वो स्टूडेंट कौन से स्टेट का है, हो सकता है मेरठ का ही हो सकता है हमसे पढ़ा हो, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, एक इमेज बना दी उसने मेरे मन में कि बच्चा होशियार है। पहले करते कौन से क्वेश्चन है जो हमें आता है, यानी सबने पहला क्वेश्चन अच्छा ही करा होगा ना, किसी ने नंबर 2 अच्छा करा, किसी ने 4, किसी ने 6। लेकिन जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, देखिए वहाँ स्टूडेंट केवल अपनी राइटिंग स्किल से कॉपी चेक करने वाले का दिल जीत सकता है। आपको तो पता नहीं, हो सकता है कोई बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन मुझे तो पता है। जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तब कैसे पता मुझे, ना मेरे पास उसका पास्ट रिकॉर्ड है, हो सकता है उसकी फाउंडेशन में रैंक आई है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, तो मुझे कैसे पता। हाँ, अगर आपकी नीट एंड क्लीन बढ़िया प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन की टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। जैसे कभी भी कैलकुलेशन करें, हमेशा एक हैबिट डेवलप करें, पहले फार्मूला ही लिखें, या ICAI के नॉर्म्स हैं तो पहले फार्मूला लिखें इसका, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल कैश डिवाइड बाय ऑप्टिमम कैश इनटू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। ये तो सीखा था अभी हमने, साल भर में कितना पैसा 4 लाख और हर बार कितना है 40,000, और एक बार में कितने रुपए खर्च होते हैं 300 रुपये। कितना अमाउंट आया 3000। ये तो अभी कैलकुलेटर पर किया था। दूसरा पार्ट कीजिए, टोटल कैरिंग कॉस्ट, और ये भी एनुअल है और ये भी एनुअल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं एनुअल कर सकते हैं कोई। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा हैबिट डेवलप कीजिए, फार्मूला लिखें पहले। क्या है फार्मूला? ऑप्टिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम कैश है, डिवाइड बाई 2 इंटू इंटरेस्ट रेट। ऑप्टिमम वो कह रहे हैं 40,000 रुपये रखेंगे जी हम, लेकिन 40 तो फर्स्ट डे है, आते आते एवरेज हो जाएंगे 0, एवरेज 20,000। इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, हाउ मच? चैप्टर लगभग समाप्त है। आता जरूर है क्वेश्चन यहाँ से, थ्योरी में भी आता है, कभी न्यूमेरिकल, मतलब या तो थ्योरी से आएगा न्यूमेरिकल से आएगा जरूर। कोई खास ऑब्जर्वेशन है आपकी आंसर देखकर? आंसर देखकर, क्वेश्चन देखकर नहीं, आंसर देखकर। दोनों आंसर कैसे हैं? CA इंस्टीट्यूट इतना महान है हमारा, 12th में आपको एक बड़ा आशीर्वाद मिला कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से। हर बार आता है एग्जाम में, हर बार आता है, लेकिन उसका आंसर पहले ही पता होता है। समझ रहे हैं आप बात? कैश फ्लो स्टेटमेंट का चेंज इन कैश तो पता है पहले से ही, पिछले साल का कैश है, इस साल का कैश है, दोनों का डिफरेंस करो, आंसर आ जाता। ऐसे ही CA इंस्टीट्यूट ने कहा CBSE वाले इतने लिबरल हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। इंस्टीट्यूट ने कहा एक मेथड है बॉमल मेथड, क्वेश्चन 1 के ऊपर देखिए हेडिंग में लिखा होगा, लिखा है? यस सर। लिखा है बॉमल, बॉडम नहीं है, बॉमल मेथड। इन्होंने बहुत रिसर्च करी फाइनेंस में, जैसे इकोनॉमिक्स में किसने रिसर्च करी? गिफिन साहब ने करी, इंफीरियर गुड्स पर मार्शल साहब ने करी है ना, हिक्स एंड एलन ने करी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर अलग अलग, मेनली मार्शल साहब का नाम लिया जाता है, गिफिन साहब का नाम लिया जाता है। एसिन बॉमल साहब ने रिसर्च करी कैश के बारे में, और इन्होंने इतनी शानदार बात बोली जो पूरी दुनिया ने मानी। हमें सीखना क्या था इस चैप्टर में? ऑप्टिमम कैसे निकालें। इस क्वेश्चन 2 में 40,000 रुपये ना ऑप्टिमम,
अब मुझे ये क्या पता 40 कहाँ से है, वही तो सीखना है। अब हम वो सीखेंगे ऑप्टिमम कैसे निकालें, किसी बिजनेसमैन को सजेस्ट कैसे करें कि भाई साल भर में तेरे 4 लाख का खर्चा है। अब हम उसे बता रहे हैं कितना पैसा रखे, 40,000 रखे, लेकिन ये हमें निकाल कर बताना है। क्वेश्चन में तो लिखा था, बस फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन 1 में नहीं लिखा होगा ये। A firm maintains a separate account for cash. Total disbursement is 1,05,000 per month or 12,60,000। साल भर में वो कितना पैसा चाहिए उसे, 12,60। Transaction cost for transferring cash is 20 rupees। Marketable security yield is 8%। देखिए क्या लिखा है, Determine the optimum cash balance। Optimum cash ये तो सीखना है, बॉमल मेथड से सीखना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, how to calculate optimum cash। how to calculate optimum cash। देखिए बॉमल साहब ने जो भी तरीका बताया, ये 40,000 जैसे भी आया देख लेंगे, लेकिन एक आशीर्वाद मिल गया हमें एग्जामिनेशन हॉल में। एक आशीर्वाद है कि अगर आप ऑप्टिमम कैश बॉमल साहब के फॉर्मूले से निकालते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में ही पता है हमें बात। अगर नहीं सेम आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो गई, कैलकुलेटर की गलती है, मिस्टेक है, सही से नहीं कर पाए हम, दोबारा चेक करो मिल जाएगा आंसर। लेकिन सोचिए बिजनेसमैन को फ़ायदा इस बात से, मेरे तो बिजनेस, मुझे क्या मतलब भाई स्टूडेंट को फ़ायदा है। मैंने बॉमल साहब से कहा भैया तुमने स्टूडेंट के बारे में सोचा, लेकिन फार्मूला तो मेरे लिए बनाया तुमने, तुम थोड़ी स्टूडेंट को सिखाओगे वो यूज ना करे। सीखेगा स्टूडेंट जब बिजनेसमैन बनेगा। मेरे लिए क्या करा बॉमल साहब ने, 2 आशीर्वाद दिए। पहला आशीर्वाद स्टूडेंट के लिए है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, हमेशा सेम। दूसरा आशीर्वाद बॉमल साहब ये कह रहे हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, बिजनेसमैन से कह रहे हैं, क्वेश्चन 2 में 40,000 रुपये था ना ऑप्टिमम, दुकानदार कह रहा जी 40 तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, मैं तो 10,000 रखूँगा। दूसरा कह रहा है वाह सिर्फ 40, हम नवाब खानदान के हैं, 40,000 रुपये रखेंगे, हम तो 2 लाख रुपये रखेंगे। बॉमल साहब ने कहा देखो अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आपकी टोटल कैरिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी, 3 और 3 6,000, ये बढ़ जाएगी। कम रखोगे तो भी 6,000 से ज़्यादा आएगी, ज़्यादा कैश रखोगे तो भी 6,000 से ज़्यादा है। यानी बिजनेसमैन को उन्होंने कहा कि देखो जो फार्मूला हम बता रहे हैं फुल प्रूफ फार्मूला है, उस फार्मूले से अगर आप आंसर निकालोगे तो 2 फायदे हैं। पहला, दोनों कॉस्ट सेम आएंगे, बिजनेसमैन कह रहा कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग आ जाए, हमें क्या करना है। लेकिन ये दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमम आएगा। मिनिमम कितना आ रहा है इस क्वेश्चन 2 में, 6,000। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे इस बात को। अगर हम 40 को 20 कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, 35 कर दें या बढ़ा दें 50, 60, 70, 80, 90, कुछ भी कर लें, इन दोनों का टोटल सेम नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं आएंगे और टोटल 6,000 रुपये से ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल फुल प्रूफ मामला है, अभी यहीं चेक कर लेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, if we use Baumol model, then first point लिखिए रोमन नंबर 1, then total transaction cost is equal to टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड, दोनों चीज एक साथ होंगी, एंड क्या होगा, सम ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वुड बी मिनिमम। ये 2 घटनाएं होंगी ही होंगी। बिजनेसमैन भी खुश है, वो कह रहा है ये तो चाहिए था मुझे, खर्चे कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो। स्टूडेंट कह रहा है बस मैं पास हो जाऊँ, ऐसा जुगाड़ करो ना। उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया है, स्टूडेंट भी खुश, बिजनेसमैन भी खुश।
ठीक है बात, बढ़े आगे। सेकंड पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट बता दूँ ये, अभी नोट मत कीजिए, देख लीजिए एक बार, नोट ना करें। क्या था ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मामला? एनुअल कैश, इसे ए से डिनोट कर देते हैं, ए फॉर एनुअल, डिवाइड बाय ऑप्टिमम, इसे ओ से डिनोट कर देते हैं, इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, इसे एफ से डिनोट कर देते हैं, इजिकल टू, ये किसके बराबर है? ऑप्टिमम कैश यानी ओ डिवाइड बाय 2 इंटू इंटरेस्ट रेट आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी फार्मूला कुल मिलाकर अगर हम देखें, ए अपॉन ओ इंटू एफ इजिकल टू ओ अपॉन 2 इंटू आर। हो सकता है सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सुना होगा ना आपने, इसको इधर इसको इधर ऐसे कर सकते ना, इसको इधर बुला लीजिए, ओ इंटू आर, और इधर क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू एफ, ओ इंटू ओ क्या हो जाएगा ओ स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू ए इंटू एफ अपॉन आर, ओ इजिकल टू क्या होगा 2 इंटू ए इंटू एफ अपॉन, ये इसका डेरिवेशन है, याद करना चाहे याद कर, लिखना चाहे लिख लीजिए, अदरवाइज हमें तो ये फार्मूला चाहिए बस, तो फार्मूला लिख लीजिए, पूरा चाहे पूरा लिख लीजिए, बस ये फार्मूला चाहिए हमें। ऑप्टिमम कैश ये इसी से आया, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ, दोनों कॉस्ट सेम है, सेम रखिए, फार्मूला लगाइए, 2 इंटू ए इंटू एफ अपॉन आर, ओ मतलब ऑप्टिमम कैश, ए मतलब एनुअल कैश, एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं सब लिखवा दूंगा, तो पहले फार्मूला लिखिए सेकंड पॉइंट में, ये लिख लीजिए बस फाइनली, जितने क्वेश्चन कर लेंगे वैसे याद हो जाएगा ये। और इसी फॉर्मूले में लास्ट में लिख लीजिए O इज इक्वल टू ऑप्टिमम कैश, O का मतलब क्या है, इसी फॉर्मूले में लास्ट में लिख लीजिए O इज इक्वल टू ऑप्टिमम कैश, A इज इक्वल टू क्या था एनुअल कैश, कॉस्ट नहीं एनुअल कैश, F इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एनुअल लिख लेना है इसके आगे, ये एनुअल लेना है। R को कैसे लेना है एनुअल। क्वेश्चन 2 में चेक कर सकते हैं आप 40,000 कैसे आया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बस ये चेक करना है कि ये 40,000 कैसे आया होगा, आमने सामने नहीं, वैसे फार्मूला लगाना है, अब थोड़ी आमने सामने रखेंगे, अब तो फार्मूला है हमारे पास, O इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एनुअल कितना था 4 लाख, इंटू एफ फिक्स्ड कॉस्ट 300 रुपये, इंटू इंटरेस्ट रेट 15%, परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर सबको लाना है, कीजिए सॉल्व। ये 40 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 40 सही है, कैसे पता, क्योंकि वहाँ सेम आ गया था ना 3-3 हज़ार, तो इसका मतलब आंसर में जो क्वेश्चन लिखा है 40,000 वो सही है। करो करो बस कैलकुलेटर पर, तो बिल्कुल परफेक्ट बात बोलिए। कल हम इसे एनालाइज करेंगे कि 40,000 की बात अगर शॉपकीपर नहीं मान रहा है, बिजनेसमैन अकड़ू है, वगैरह 40,000 तो बहुत ज़्यादा, मैं तो 10,000 रखूँगा, कोई कह रहा वाह सिर्फ 40,000, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी शॉप में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो 40,000 को चेंज करके देखेंगे हम कि क्या ये टोटल 6,000 जो आ रहा है 3-3 हज़ार वो बढ़ेगा या घटेगा। बॉमल साहब तो कह रहे हैं कुछ भी कर लो,
40 से अलावा कुछ भी करोगे बढ़ेगा, और दोनों सेम आएंगे। सेम तो हमने आज चेक ही कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, घर से करना है। क्वेश्चन 2 मैंने आपको कराया, बाकी करेंगे हम कल इसे कंप्लीट कर लेंगे हम, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कॉन्सेप्ट सब हो गए हैं, अब तो बस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको वो करना है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।